नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि आपके चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है। जैसे कि आपको टॉपिक के नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की जो जेनेटिक मटेरियल है, जो टोटल जेनेटिक मटेरियल है जो कि पर सेल में प्रेजेंट होगा, उसको हम कहते हैं जीनोम। उसके सीक्वेंसिंग के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन 1990 में स्टार्ट किया गया था और इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। और इस प्रोजेक्ट को ख़त्म होने में 13 ईयर्स का समय लगा था, यानी कि 2003 में। मतलब 2003 के अंदर 2003 में ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट हुआ था। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो एक मेगा प्रोजेक्ट है, जो कि 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 के अंदर ख़त्म हुआ था। तो जैसे कि हम यहाँ पर जीनोम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्टली जो जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है किसमें, पर सेल में, मतलब हर सेल में किसी भी इंडिविजुअल के अंदर वो प्रेजेंट है, उसको हम जीनोम कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से वेरी करता है, दिखने में भी अलग अलग होते हैं। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उनका जो सीक्वेंस होगा, जो डीएनए का मीन्स वो जेनेटिक मेकअप होगा इंडिविजुअल्स का, वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो यही देखने के लिए कि क्या सारे ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो वेरी करता है, और अगर वेरी करता है तो वो किस हद तक, या बोल सकते हो किस लेवल तक वेरी करता है। तो जो सीक्वेंसेस में जो डिफरेंस हो सकते हैं वो किस किस तरीके के हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। अब इसको स्टार्ट करने के लिए क्या होता है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो इतनी ज़्यादा डेवलप कर चुकी है कि बहुत आसान हो गया है हमारे लिए किसी भी सेल में से डीएनए को आइसोलेट करना या किसी भी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनाना। तो इन जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके, जो डेवलपिंग टेक्निक से जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ करके हम ह्यूमन बीइंग के जो डीएनए हैं उनका आसानी से पता लगा सकते हैं। लेकिन ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि अगर हम जो डीएनए के सीक्वेंसेस हैं उनको रिट्रीट करते हैं, यानी कि सीक्वेंसेस को पता लगाते हैं, तो अगर प्रिंटेड बुक्स में इन सारे डाटा को स्टोर किया जाता तो एक बुक में 1000 पेजेस होते हैं, और हर एक पेज में 1000 लेटर्स होते, तब भी 3300 बुक्स की हमें ज़रूरत पड़ती टू स्टोर द कंप्लीट डाटा और द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3300 बुक्स की ज़रूरत पड़ती अगर हम ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल के सीक्वेंसेस का पूरा डाटा स्टोर करके रखते। क्लियर है? इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे हम डीएनए के सैंपल्स को रिट्रीट कर सकें, उनको एनालाइज कर सकें, तो जिस ब्रांच के साथ में हमने डील किया वो कौन सी थी? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बेसिकली दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द लिविंग बींग्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल को या उनके पर सेल में मिलने वाले जेनेटिक कंपोजिशन को, उनकी जितनी भी सारी डिटेल्स हैं उनको कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए जो ब्रांच ऑफ साइंस होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसकी हेल्प से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली है, जो डेवलपमेंट हो सकती है वो हो रही है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स के बारे में। अब ये जो प्रोजेक्ट चलाया था, ये कोई ना कोई एम तो रहा होगा इस प्रोजेक्ट का जिस वजह से इसको चलाया गया था। एनसीईआरटी में सारे पॉइंट्स दिए गए हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी जितने भी गोल्स दे रखे हैं बुक के अंदर वो आपको सारे लर्न करना है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हम ये पता लगाना चाहते थे कि ह्यूमन के अंदर कितने बेस पेयर हैं, ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर हैं। फिर उन सब के सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना, और फिर जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमें यहाँ से मिली है ह्यूमन के जीनोम के बारे में, उस पूरे डाटा को स्टोर करके रखना। फिर उसके बाद जो टेक्निक्स है, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको इम्प्रूव करना, टूल्स को इम्प्रूव करना। इसके अलावा जब कभी भी हमें किसी एक इंडिविजुअल की सीक्वेंस के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी हेल्प करेगा ये पता लगाने में कौन सा जीन, कौन सा सीक्वेंस ऑफ डीएनए किस प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए या हमारी बॉडी के अंदर किस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी? हम इससे डिसीज़ और डिसऑर्डर्स को इजीली पता कर सकते हैं, किसी भी एबनॉर्मेलिटी को ठीक कर सकते हैं हम। स्टूडेंट्स बुक ओपन कर लीजिए अपनी। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो बुक को ओपन करके बैठना, ताकि आपको पता लगे मैं कहाँ पर रीड कर रही हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वेयर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 20,000 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए।
तो इस प्रोजेक्ट का सबसे पहला पॉइंट है कि 20,000 से 25,000 जीन्स को क्या करना है, हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो बेस पेयर्स है, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनकी सीक्वेंसेस को पता लगाना था। तो सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर। फिर थर्ड पॉइंट दे रखा है, स्टोर द इन्फॉर्मेशन इन डाटाबेस, मतलब हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो सारी इन्फॉर्मेशन है, डाटाबेसिस में स्टोर करना है। दैन टू इम्प्रूव द टूल्स, और टूल्स को भी क्या करना है, हमको इम्प्रूव करना है। कौन सा पॉइंट में दे रखा है, फोर्थ पॉइंट में दे रखा है, इम्प्रूव द टूल्स फॉर एनालिसिस। तो डाटाबेसिस क्या है, बेसिकली जब हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ते हैं तब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक तरीके का डिवाइस आप समझ लीजिए जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। जब भी हम ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे तो जैसे जीन बैंक होता है, वैसे ही एक बैंक होता है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमको ह्यूमन की जीन्स का पता चल जाता है तो हम अपनी तरफ से मदद ले सकते हैं, एक इंडस्ट्री को दूसरी इंडस्ट्री से लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मेडिसिन बनाना चाहते हैं और हमको जीन्स का सीक्वेंस अगर पता है तो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं मेडिसिनल या फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ, ताकि उस जीन को स्टडी किया जा सके। और अगर कोई डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए कोई प्रिकॉशन की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, तो वो भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये दे रखा है आपकी बुक में, ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। ठीक है, ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू इंडस्ट्रीज। चलिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन बींग्स दूसरे ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उससे मना करते हैं, क्योंकि आजकल कई जगह ऐसा भी हो गया है कि एनिमल्स पे भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए मना कर रखा है, तो ह्यूमन बींग्स भी ह्यूमन बींग के ऊपर एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हमें सारी बात का ध्यान रखना है जो कि इस प्रोजेक्ट के दौरान अराइज हो सकते हैं। तो ये हमने इसके गोल्स देखे हैं, अब हम इसके इंपॉर्टेंस देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को किसी भी जीन्स या किसी भी जीन की एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए, किसी भी तरीके के डिसऑर्डर को करेक्ट करने के लिए, या किसी भी प्लांट, एनिमल या ह्यूमन के जीन्स की सिग्निफिकेंस को पता लगाने के लिए, ये सब डिटरमाइन करने के लिए इसको प्रोजेक्ट को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन्स ही नहीं, इसके अलावा भी सब बहुत सारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उन सब का भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि आपने पढ़ा है ड्रोसोफिला के बारे में, जिसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, जो कि क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और एक होता है आपका अरेबिडोप्सिस, ये वो एक प्लांट है। दिस प्लांट इज़ रिलेटेड टू द मस्टर्ड फैमिली, क्योंकि इसके अंदर जो सीड की फॉर्मेशन है वो सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस है। काफ़ी जल्दी सीड पॉमिग्रेट भी कर जाते हैं और काफ़ी कम समय के अंदर इसकी जो लाइफ है वो कंप्लीट हो जाती है। ये सारे नेम आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं। एक होता है आपका कैनोर हेप्टाइटस एलिगेंस, ठीक है, इसको सी एलिगेंस बोला जाता है। ये क्या है, नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड्स है ये। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही जो इनके जीन्स है, उसके अंदर जो जीनोम है वो सीक्वेंस कर सकते हैं। ये जो आपका एराडोप्सिस जो प्लांट है, इसको आप एज अ फर्स्ट प्लांट कंसिडर कर सकते हो। इसके अंदर जो जीनोम है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके सीक्वेंसेस को हम पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मेथडोलॉजीज पढ़नी, यानी कि वो कौन सा अप्रोच है जिसका इस्तेमाल करके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक फाइनल कंक्लूजन दिया गया था। तो यहाँ पे दो अप्रोचेस के बारे में आप पढ़ोगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दो अप्रोचेस होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है आपका सीक्वेंस एनोटेशन। अब ये किस तरीके से दोनों डिफर करते हैं, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो 2 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। ध्यान से सुनिए। द मेथड्स इन्वॉल्व्स 2 मेजर अप्रोचेस। वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। इसका मतलब ये है कि जितने भी जीन्स आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड किए जा रहे हैं। अब जीन्स क्या है, देखो हमको इतना पता है कि क्रोमोसोम्स के सरफेस पर कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स। और वही जीन्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए, मीन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए। मीन्स तो ऐसे जीन्स जिनको आइडेंटिफाई करना, मतलब ऐसे जीन्स को आइडेंटिफाई करना जो एक्सप्रेस्ड किए जा सकते हैं आरएनए के फॉर्म में, उनको कहा जाता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं।
The other took the blind approach of simply sequencing the whole set of genome that contained all the coding and non-coding sequence. अब सेकेंड पॉइंट ये कि चाहे कोडिंग सीक्वेंस हो या नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो, दोनों ही तरह के सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो टोटल डीएनए होता है उसको सेल से क्या किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा, फ्रेगमेंट्स में बांटा जाएगा और उसमें चाहे कोडिंग सीक्वेंस हो चाहे नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, टू आइडेंटिफाई बोथ द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको हम फ्रेगमेंट्स में बांटेंगे एंड देन दीज फ्रेगमेंट्स विल बी ऑब्जर्व्ड। इन सीक्वेंसेस को हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे। हम यहाँ पे आपको देखोगे कि कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत होती है अपने डिज़ायरेबल जीन या फिर डीएनए की क्लोनिंग करने के लिए, मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए। वो क्या हो सकते हैं, यैक और बैक। यैक को बोला जाता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स और बैक को बोला जाता है बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। इसका मतलब ये हो कि हम ईस्ट और बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ायरेबल चेंज को क्लोन करवाने के लिए, या फिर हम अपने डिज़ायरेबल डीएनए को किसी बैक्टीरिया के अंदर डाला और जो प्लाज्मिड है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्हीं टेक्निक्स का, इन्हीं अप्रोचेस का यूज़ करके जो हमारा जो ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस दिया है। एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम आपके एनसीईआरटी में गिवन है, फ्रेडरिक स्टैंगर। इन्होंने भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर अपना बहुत ज़्यादा रोल दिखाया था। जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उन सबको स्टोर किया गया था। साथ ही साथ आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि जो सीक्वेंसेस हैं किसके, क्रोमोसोम नंबर 1 के, वो मई 2006 में सीक्वेंसेस कम्प्लीटली आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वॉज कम्प्लीटली only in May 2006. This was the last of the 24 human chromosomes. अब 24 कैसे, 22 ऑटोसोम्स होकर 2 सेक्स क्रोमोसोम्स, एक्स एंड वाई। तो क्लियर है। तो यहाँ पर हमने बात की अप्रोचेस की अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।